शब्दावलियों को हम मान के चलते हैं कि क्या क्या हो सकती है। उन शब्दावलियों को लेते हैं। नंबर एक है, जैसे पहला है संपरासरी विलयन। ठीक है ना? तो क्या होता है संपरासरी विलयन का मतलब क्या हुआ? क्या समझा आपने कि संपरासरी विलयन क्या होता है? ठीक है, जैसे इस परिभाषा में लिखा हुआ है कि वे विलयन जिनके पराशर दाब समान होते हैं, माने उनमें क्या होगा, जो पराशर दाब होगा वो समान हो जाएगा, है ना, संपरासरी विलयन कहलाते हैं। और इनमें क्या होता है, विलयनों की जो मोलर सांद्रताएं होती हैं वो समान होती हैं, है ना। अब जैसे संपरासरी विलयन का मतलब यहाँ पर ये समझते हैं कि जैसे हम एक मेथड कर रहे थे पराशरण, यहाँ बीच में लगा रहे थे एसपीएम। एसपीएम का मतलब क्या हुआ बेटा? एसपीएम का मतलब होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, है ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये है एसपीएम, अर्धपारगम्य। और यहां पर भी सांद्रता क्या होगी, इसकी सांद्रता और इस विलयन की सांद्रता बराबर हो जाए, दोनों विलयन की सांद्रता बराबर हो जाए। हमने कहा था कि यहाँ पर क्या होता है कि विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं, वो परासरण की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? परासरण की क्रिया, है ना। और उस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जितना हम दबाव डालते थे वो परासरण दाब हो गया था, उससे हम क्या करते थे, परासरण दाब, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जितना। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सांद्रता ही दोनों तरफ बराबर है, तो ना तो विलायक के कण इधर जा रहे हैं ना इधर जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे, है ना, क्योंकि उनमें परासरण की क्रिया क्या है, देखो परासरण दाब समान होता है, और इनको हम समपरासरी विलयन कहते हैं। समपरासरी विलयन में क्या होता है, विलयनों में की मोलर सांद्रताएं समान होती है। अब इनकी मोलर सांद्रताएं क्या है, समान है, इसलिए ये समपरासरी विलयन होगा। तो जो समपरासरी विलयन होंगे उनमें क्या नहीं होगा, परासरण नहीं होगा। परासरण माने इधर उधर विलायक के कण नहीं जाएंगे। तो ये था बेटा सिंपल शब्दों में परासरण, समपरासरी विलयन का। ठीक है। अल्प परासरी क्या होते हैं? ये भी इसी विलयन का एक प्रकार है, अल्प परासरी, जिससे शब्द से पता ही लग रहा है कि यहाँ पर परासरण की क्रिया बहुत कम हो रही, अल्प हो रही, है ना। तो ये कहते हैं, देखो जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है ना, जिसका परासरण दाब क्या होगा, कम होगा, वो क्या कहलाएगा, अल्प परासरी। और जिसका परासरण दाब क्या होगा, अधिक होगा, वो अति परासरी होगा। तो दो शब्द हम यहाँ पर कर सकते हैं, जिनमें परासरण दाब कम होगा वो होगा अल्प परासरी, और जिसमें परासरण दाब अधिक होगा वो होगा अति परासरी। दो प्रकार के विलयन होंगे। ठीक है ना, सिंपल शब्दों में हम इसको समझ सकते हैं, इनको थोड़ी याद रखना आप लोगों ने। अब है प्रतिलोम परासरण, इसको जानते हैं आप लोग, ये आप लोगों ने सुना भी होगा बहुत सारा। ये है बेटा आर ओ। आर ओ जानते हैं आप लोग? पानी को जो साफ करने वाला होता है उसको हम आर ओ बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, आर ओ बोलते हैं। आर ओ का मतलब हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस। ये देखो प्रतिलोम परासरण, है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है ना। अब देखो ऑस्मोसिस में क्या होता था बेटा, यहाँ पर यदि ऑस्मोसिस देख रहे थे, परासरण को देख रहे थे, तो परासरण में क्या हो रहा था, क्या हुआ था बेटा, कोई बताएगा? परासरण की क्रिया में क्या होता था, कोई बताएगा बेटा? विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाते थे। बिल्कुल, वेरी गुड। देखो बेटा जो विलायक के कण होते थे, मान लीजिए यहाँ सांद्रता कम है, यहाँ सांद्रता कम है, और कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर क्या होते थे, विलायक के कण जाते, है ना। यानी कि विलायक कणों की गति क्या होती थी, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होती, विलायक के कण। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, जो हमारे पास प्रतिलोम परासरण है, प्रतिलोम का होता है बेटा विपरीत, विपरीत हो रहा परासरण। यहाँ पर क्या है, विपरीत परासरण हो रहा है। विपरीत परासरण किस प्रकार से होगा, देखो यहाँ पर से क्या होंगे कि जो अधिक सांद्रता वाले पदार्थ हैं, जहां पर अधिक सांद्रता है,
तो यहाँ पर इतना प्रेशर लगाया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, दाब दिया जाता है ना। ये प्रतिलोम पराशरण में क्या किया जाता है, यहाँ पर दाब दिया जाता है, और जो विलायक के कण हैं वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं। ये है प्रतिलोम पराशरण। प्रतिलोम पराशरण क्या हुआ कि विलायक के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, है ना। और उसी पर रिवर्स ऑस्मोसिस, क्योंकि जो खराब पानी होता है बेटा, देखो आरओ किस प्रकार से किस प्रणाली पर काम करता है। जो पानी क्या होता है, गंदा पानी होता है। गंदा पानी का मतलब जिसमें क्या होंगे, जैसे मान लो हम कहें, हम देहरादून की बात करें, तो देहरादून में क्या होता है, यहाँ पर अधिक से अधिक क्या होते हैं, चूना होता है। उस पानी में क्या होता है, चूना होता है। ठीक है। तो जो चूने वाला पानी है, चूने का पानी हो गया, या अन्य गंदगियां होंगी, ठीक है ना, फ्लोराइड आयन ज्यादा मात्रा में होगा, या अन्य चीजें हो सकती है ना। इस जो गंदा पानी है, जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें क्या है, मिनरल बहुत अधिक क्या है, गंदगी है, उस पानी को क्या करना है, उस पानी पे प्रेशर देना है। उस पानी पे हम क्या डालेंगे, दाब डालेंगे। जो आरओ काम करता है, उस पानी पर क्या करेंगे, दाब डालेंगे, जिसमें अधिक सांद्रता है, जिसमें चूना है, बहुत सारे तत्व मिले हुए हैं, और उस पर अधिक दबाव देंगे, तो वहां से केवल विलायक के कण क्या होंगे, शुद्ध की तरफ आएंगे, या शुद्ध जल की तरफ जाएंगे, इधर की तरफ आएंगे। तो यहाँ से खराब पानी से विलायक के कण क्या होंगे, कम सांद्रता की ओर जाएंगे, जहाँ कम सांद्रता हो, तो उससे क्या होगा, वो शुद्ध पानी निकल आएगा बाहर, ये बाकी गंदगी यहीं रहेगी। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस हुआ। ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस यानी कि प्रतिलोम परासरण में क्या होता है कि यदि विलयन पर पर परासरण दाब दाब से अधिक दाब लगा दिया जाए, जो परासरण दाब है उससे क्या लगा दिया जाए, अधिक दाब लगा दिया जाए, तो परासरण की दिशा बदल जाती है, उसकी जो दिशा होगी वो बदली जा सकती है। अर्थात शुद्ध विलायक अब क्या होगा, अब अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन में से मिलियन में परागमन कर रहा है, और क्या होगा, यह प्रक्रिया प्रतिलोम परागण कहलाती है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या होगा, प्रतिलोम परागण में क्या होगा, परागण दाब, जो परागण दाब से यदि हम अधिक दाब लगाते हैं, तो क्या होगा कि जो विलायक के कण है, विलायक के जो कण है, वो विलियन, यहाँ पर विलियन है, ये विलियन है, या अधिक सांद्रता, यहाँ पर हम कह सकते हैं अधिक सांद्रता, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएंगे। विलायक के कण कहाँ जाएंगे, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएंगे, वो कहलाएगा प्रतिलोम परासरण, परासरण का विपरीत। पर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें परासरण दाब से अधिक दाब लगाना पड़ेगा, तब जाकर के कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे। और यही क्रिया होती है बेटा किसमें, आरओ, इसीलिए उसका नाम आरओ। आरओ का मतलब हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस, प्रतिलोम परासरण, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है ना? ये हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। प्रतिलोम परासरण क्या है, परासरण व्यवहारिक रूप से एक बहुत उपयोगी है। ठीक है ना, इसको हम व्यवहारिक रूप से हम बहुत उपयोगी मानते हैं। ठीक है, ये हो गया बेटा प्रतिलोम परासरण। ठीक है, यहाँ पर देखो, संपरासरी विलयन क्या हुआ, वे विलयन होते हैं जिनका परासरण दाब एक जैसे होता है ना। यानी कि अगर दो संपरासरी विलयन आपस में मिलाए जाए, तो उनमें से किसी भी दिशा में पानी का प्रभाव नहीं होता है, यानी कि विलायक का मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है ना, इसमें क्या होगा, दोनों, इस जो मुख्य बातें हैं इसके लिए, दोनों विलयनों की सांद्रता समान होती है, समपराश्रयी विलयनों में परासरण नहीं होता है। ठीक है ना, ये तो हमने पढ़ लिया है ना। अब इसमें क्वेश्चन दे रखे बेटा, है ना, समपराश्रयी विलयन में किस प्रकार का किस प्रकार का दाब समान होता है, कौन सा दाब होगा समान, जो पराशर संपराशरी विलयन है उनमें किस प्रकार का दाब समान होगा, कौन सा दाब समान होगा, वायुमंड परासरण दाब। है, उनमें पराशर दाब समान होगा, है ना। ये देखो,
यदि दो संपराश्री विलयन आपस में मिलाए जाए तो क्या होगा? क्या होना चाहिए बेटा? ये चार ऑप्शन हमारे पास है, क्या होना चाहिए? ये तो सिंपल चीज है, इनको ऐसे ही, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आया था इस बार बोर्ड में। बताओ बेटा, क्या हो सकता है इसमें? ये तो सिंपल सिंपल टॉपिक है, ज्यादा कोई टफ वाला टॉपिक नहीं। बताओ क्या होता है बेटा? जल प्रवाह नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, जल का प्रवाह नहीं होगा, है ना। वाटर का फ्लो नहीं होगा, क्या कि वाटर का मतलब यहाँ पर विलायक से है ना। विलायक का प्रवाह नहीं हो पाएगा, वो विलायक एक दूसरी जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। ठीक, जल का प्रभाव नहीं हो पाएगा। उसके बाद क्या था बेटा, ये है, क्या है? इसमें क्या होगा? संपरासरी विलयनों में क्या समान होता है? मोलर सांद्रता। बिल्कुल, मोलर सांद्रताएं उनकी समान होंगी, है ना। यहाँ पर यदि देखेंगे तो मोलर सांद्रता उनकी समान होगी। संपरासरी विलयन में के उदाहरण कौन सा शामिल किया जा सकता है? संपरासरी विलयन में, देखो संपरासरी विलयन में सी वाटर और प्योर वाटर तो हो नहीं सकता है, ठीक है ना। शुद्ध जल, यहाँ पर देखो, शुद्ध जल और शक्कर का घोल हो नहीं सकता है। अम्ल और क्षार का घोल भी नहीं हो सकता, तो हमारे पास बचता है ये वाला, है ना। तो यदि हम देखेंगे तो ये हमारे पास, क्योंकि रक्त है ना बेटा, उसका भी जो क्या होगा, उसकी जो सांद्रता होती है इसके समान होती है। तो इसीलिए तो इंटरवेनस इंजेक्शन लगाए जाते हैं, अंतराशिरा इंजेक्शन जो लगाए जाते हैं वो समान सांद्रता पर लगाए जाते हैं, जिसकी सांद्रताएं समान होती है, याद होगा आपको, जो हमने समान सांद्रता पर। चलो ये क्वेश्चन छोटे छोटे थे, इनको हम बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, अच्छा ये और वो क्वेश्चन है जिनको हम कह सकते हैं कि ये, और लास्ट टॉपिक है बेटा इसका, ये है असामान्य मोलर सांद्रता। क्या हो सकता है ये? देखो असामान्य मोलर सांद्रता क्या हो, किसे कह सकते हैं असामान्य? देखो इसकी परिभाषा के अनुसार देखेंगे तो ऐसे मोलर द्रव्यमान, है ना, कैसे? ऐसे मोलर द्रव्यमान जो सामान्य मान की तुलना में कम या अधिक प्राप्त होते हैं। जो क्या होंगे, जिनका माना हमारे पास कोई सामान्य मोलर द्रव्यमान है उससे ये तो कम प्राप्त होंगे या अधिक प्राप्त होंगे, है ना। विलय का क्या कहलाएगा? असामान्य मूल्य द्रव्यमान कहलाता है। यानी कि उसका मान ये तो कम होगा, ये ज्यादा होगा, ठीक है ना, तो उसको क्या कहा जाएगा? असामान्य मूल्य द्रव्यमान कहा जाएगा। तो इस असामान्य मूल्य द्रव्यमान हो सकते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग पदार्थों के क्या होते हैं बेटा, असामान्य मूल्य द्रव्यमान हो सकते हैं। जैसे कुछ लवणों के मान यदि हम देखेंगे, असामान्य मूल्य द्रव्यमान यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या होंगे, जैसे आई का है, NaCl का है। तो NaCl के लिए यदि देखेंगे तो इनके मोलर द्रव्यमान अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। आई के अलग अलग मान हो सकते हैं। तो जैसे आई का मान यदि हम देखें, ये है 0.01, 0.001, है ना। और तीसरा है 0.0001। ये तीन अलग अलग कंडीशंस पर है ना। ये आई की वैल्यू थी, तो ये है, देखो यहाँ पर यदि देखेंगे तो ये है 1.87, और यहाँ पर जो वैल्यू आती है ये आती है 1.94, और ये जो चौथी वैल्यू है 1.97। तो ये अलग अलग वैल्यू है,
तो यहाँ पर क्या ये कहता है कि ऐसे मोलर द्रव्यमान जो सामान्य मान की तुलना में या तो कम होंगे या अधिक प्राप्त होंगे, ठीक है ना? तो उसको हम क्या कहते हैं, विलेय का असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाए। तो ये है बेटा सारे के सारे टॉपिक्स हमारे जो असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाए, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से, एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। ये तो सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए। ये हमने सभी चीजों को थोड़ा थोड़ा चेक कर लिया, है ना। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन वैसे बनाए हुए हमने, और कल से हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, है ना। देखो बेटा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमारे पास है ना। पहले हम शॉर्ट आंसर टाइप देखते हैं। कुछ क्वेश्चन हमने बनाए हुए हैं, है ना। उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस से क्या होगा, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस से जो आपके मिनिमम है, मिनिमम जो आपके नंबर है वो यहाँ से मिल जाएंगे। जैसे द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं बेटा, द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहा जाता है, जल्दी जल्दी बताना आप लोग, द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं, किसे कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित ग्रामों में अवयव की मात्रा। बिल्कुल, है ना। यहाँ पर हम सिंपल कह सकते हैं, देखो हमारे पास ये है कि ये कह रहा है कि किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्रामों में मात्रा, 100 ग्राम बिलियन लेना है और उसमें विलेय की ग्रामों में मात्रा, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है द्रव्यमान प्रतिशत। उसे क्या कहते हैं बेटा, द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरा यहाँ पर क्या आएगा, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या आएगा, विलेय की विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में, तो यहाँ बिलियन का आ जाएगा। दूसरा एक क्वेश्चन नेक्स्ट है इसमें कि आयतन प्रतिशत क्या हुआ, 100 इकाई आयतन बिलियन में उपस्थित विलेय के इकाई आयतनों की संख्या। हाँ यहाँ पर क्या होगा, इकाई आयतन में आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे देखो हमारे पास क्या है, बिलियन की, बिलियन के, अभी दोनों बिलियन में है, ध्यान रखना, वो भी ऊपर वाला बिलियन में था और ये भी क्या है, बिलियन में। तो ये कहता है कि देखो कि किसी बिलियन के 100 मिलीलीटर में, है ना, ये देखो 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय के मिलीलीटर में संख्या, जो मिलीलीटर होगा बेटा, मिलीलीटर में जो संख्या होगी उसे हम क्या कहेंगे, उस बिलियन का, देखो ये मिलीलीटर में है ना, मिलीलीटर में जो आएगा उसको हम क्या कहेंगे, चल नहीं रहा है, ठीक है ना। ये देखो इसमें लिख रहा है ना कि 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय की मिलीलीटर में संख्या उस बिलियन का आयतन प्रतिशत कहलाता है। ये बिलियन का जो बिलियन है उस मिलीलीटर में, और जो विलेय भी है वो मिलीलीटर में। तो यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत बराबर क्या होगा, विलेय का आयतन मिलीलीटर में और विलयन का आयतन मिलीलीटर में इंटू 100 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा बेटा इसमें 100। ये है आयतन प्रतिशत। उसके बाद है फिर एक और आता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या है, ये सिंपल सिंपल लाइनों में लिखना। विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय की ग्रामों में मात्रा को। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, वेरी गुड। देखो बेटा हमारे पास क्या है, ये वैसे ये इस इन्होंने 100 ml में ही लिया था, है ना। ये 1 लीटर में नहीं लिया बल्कि 100 मिलीलीटर। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि किसी विलयन में, ये देखो 100 ml में उपस्थित विलेय की ग्रामों में, 100 ml में देखना है कि कितने ग्राम उपस्थित है। तो यहाँ पर कहलाता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, है ना। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में क्या आ गया, विलेय, देखो विलेय की विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में और इंटू 100, ठीक है ना। ये सब 100 में लिए, तीनों के तीनों, क्योंकि प्रतिशत हमारे पास 100 में आता है, तो हमने क्या लिया, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ये तीनों टॉपिक हमारे उसमें थे, ठीक है। पार्ट पर मिलियन क्या था बेटा, पार्ट पर मिलियन किसे कहते हैं, पार्ट पर मिलियन। किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्याएं हम्म जो किसी विलयन के
1 मिलियन भार भागों में उपस्थित हो। बिल्कुल सिंपल। देखो, हमने क्या करना है, देखो किसी विलेय पदार्थ का भार भाग, कोई विलेय पदार्थ हमारे पास, उसके भार भागों की संख्या देखनी। कितनी संख्या है, भार भागों की संख्या, है ना। और जो क्या है, बिलियन के 10⁶ या 1 मिलियन कह सकते हैं हम इसको, है ना। किसी बिलियन के 1 मिलियन भार भागों में उपस्थित है। 1 मिलियन भार भागों में उपस्थित विलेय के भार भागों की संख्या, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि विलियन के 1 मिलियन भार भागों में विलेय के भार भागों की संख्या। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें भी हमारे पास वही आता है बेटा फॉर्मूले में। देखो, पार्ट पर मिलियन में क्या है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। ये गलत हो रखा थोड़ा सा, है ना। यहाँ पर हम कर सकते हैं विलेय विलेय पदार्थ का भार भागों की संख्या बटे विलयन के भार भागों की संख्या गुणा 10⁶ हो सकता है ना। यहाँ पर क्या आएगा, विलेय पदार्थों के भार भागों की संख्या, भार भागों की संख्या, कितने भार भाग है? और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर बिलियन के भार भागों की संख्या को हम क्या 10 भार भागों की संख्या, और यहाँ पर 10⁶ 10⁶ के बराबर। तो इस प्रकार से आ जाएगा, है ना। तो ये कहलाएगा पार्ट पर मिलियन, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, पार्ट पर मिलियन, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद मोल प्रभाज क्या है बेटा, मोल प्रभाज। ये सारे टॉपिक हमारे पास सांद्रता को ज्ञात करने के लिए। मोल प्रभाज किसे कहते हैं? 1 विलयन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाव उस घटक के मोलों की संख्या है। देखो, हाँ यहाँ पर क्या होगा, एक घटक विशेष का देखना बेटा। इसमें हमने क्या करना है, एक घटक विशेष लेना है, कोई भी घटक विशेष हो सकता है। देखो, यहाँ पर मोल अंश यदि हम निकालेंगे तो हमने क्या लिया, ये देखो अवयव के मोल अंश की संख्या, जो अवयव होगा वो मोल अंशों के, और मिश्रण का मतलब यहाँ पर बिलियन से है, बिलियन में कुल मोलों की संख्या। इसलिए मैंने परिभाषाएं थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट कर रखी है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, एक मिश्रण, जो मिश्रण है, मिश्रण का मतलब यहाँ पर बिलियन से है, यहाँ पर क्या है, ठीक है ना, बिलियन से। एक बिलियन में किसी अवयव के मोल अंश का मोल अंश उस अवयव के मोल अंश और मिश्रण के कुल में कुल उपस्थित जो कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम कह सकते हैं। यहाँ पर हम सिंपल कह सकते हैं किसी अवयव के मोल अंशों की संख्या और बिलियन के मोल अंशों की संख्या का जो अनुपात होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, मोल अंश कहलाएगा। मोलों की संख्या, किसके अवयव के मोलों की संख्या और बिलियन के मोलों की संख्या का जो अनुपात होगा उसे हम क्या कहेंगे बेटा, मोल अंश। और इसे एक्स से दिखाते हैं, इसे किससे दिखाते हैं, एक्स से, ठीक है। इसका मात्रक नहीं होता बेटा, ध्यान नहीं रखना। क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया मात्रक क्या होता है इसका, तो इसका मात्रक नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया मोल अंश। नॉर्मलता तो आप लोगों के सिलेबस में है नहीं, ठीक है। और उसके बाद मोलरता क्या है बेटा, अब थोड़ा सा चेंज हुआ है। मोलरता को देखेंगे तो मोलरता क्या हुआ, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। बिल्कुल। यहाँ पर हमारे पास 1 लीटर में लेंगे, 1 लीटर में विलेय में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, मोलरता बोलते हैं, है ना। और यहाँ पर क्या फॉर्मूला क्या आएगा, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है ना। ये फॉर्मूले याद रखने, है ना। मोललता क्या हुआ बेटा, मोललता विलायक 1000 के ग्राम 1000 विलायक। ग्राम में घृत विलेय के मूलों की संख्या। वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, विलायक के 1000 ग्राम में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। हमें सिंपल सिंपल चीजों को याद रखना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना उसको, ठीक है। फिर उसको समझना है और फिर उसको सॉल्व करना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करना, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है। हमारे पास क्या आएगा, 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। तो इस पीडीएफ को मैं सबको सेंड कर दूंगा ताकि आप इसको ये छोटी छोटी क्वेश्चन है, छोटी छोटी चीजों को कैसे याद रखा जा सकता है ना, इसको माइंड मैप कह सकते हैं। विलेयता क्या है बेटा, विलेयता कैसे एक कहते हैं? निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुले हुए पदार्थ की अधिकतम मात्रा। बिल्कुल, हमने क्या करना है, निश्चित ताप देखना है, निश्चित ताप पर निश्चित विलायक में अधिकतम विलेय की मात्रा। 3 चीजों को याद रखना, निश्चित ताप, निश्चित विलायक, अधिकतम
विलेय की मात्रा, है ना, को हम क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। तो निश्चित ताप पर क्या होगा, विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय पदार्थों की अधिकतम मात्रा को उसकी विलेयता कहा जाता है। 3 शब्द याद में रखने हैं आप, है ना, निश्चित ताप हो गया, विलायक की निश्चित मात्रा हो गई, और पदार्थ की अधिकतम मात्रा, यानी कि जो विलेय पदार्थ है उसकी अधिकतम मात्रा जो विलेय होगी वो क्या कहलाएगी, उसकी विलेयता कहलाएगी, है ना। ठोसों को प्रभावित करने, देखो यहाँ पर अब विलेयता 2 प्रकार की थी बेटा, यहाँ 3 प्रकार की विलेयता है। पहले हम से ठोस को हम द्रव में घोल रहे हैं, नंबर 1 प्रकार की विलेयता। दूसरा, द्रव को द्रव में घोल रहे हैं। तीसरा क्या था, गैस को द्रव में घोल रहे हैं। 3 प्रकार की विलेयता का हम अध्ययन कर रहे हैं। वैसे तो विलेयता बहुत सारे प्रकार की है, लेकिन इन 3, ये कह रहे हैं देखो ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। माना ठोसों की विलेयता है, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, कौन से कारक होते हैं बेटा, कौन कौन से कारक विलेय हैं। तथा विलायक की प्रकृति, हाँ, नंबर 1 क्या होगा, विलेय और विलायक की प्रकृति हो सकती है ना। दूसरा क्या हो सकता है बेटा, ताप का प्रभाव हाँ, और तीसरा, और दाब का प्रभाव। और एक चौथा भी होगा, चौथा क्या था बेटा, अन्य भी कुछ मिश्रण हो सकते हैं, उसमें विलयन में कुछ और पदार्थ मिले हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने देखो 3 प्रभाव पड़े थे। देखो ताप का विलेयता, ठोस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, विलेय और विलायक की प्रकृति। विलेय और, देखो, विलेय तथा विलायक की प्रकृति हो गई। प्रत्येक ठोस क्या होगा, इसमें क्या माना गया था कि समान समान में घुलता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये यदि विलेय क्या है, ध्रुवीय पदार्थ है, और विलायक भी ध्रुवीय है, तो वो आसानी से एक दूसरे में घुल जाएंगे, उनकी विलेयता अधिक होगी, है ना। लेकिन अध्रुवीय है, एक अध्रुवीय है, एक ध्रुवीय है, तो उनमें विलेयता कम होगी, है ना। यहाँ पर देखो प्रत्येक ठोस क्या होगा, द्रव में निकलता है। जैसे NaCl है, ये Cl है, ये ध्रुवीय पदार्थ है, ये क्या है, ध्रुवीय पदार्थ है ना। जल में क्या हो जाते हैं, घुलते हैं। जबकि क्या होगा, अध्रुवीय पदार्थ नेपथलीन अध्रुवीय जल बेंजीन में घुल जाता है ना, समान समान में घुलता है। लेकिन कुछ पदार्थों का एग्जाम्पल हमने कहा था, अपवाद है, वो कैसे, जैसे माना हमने कहा था शर्करा हो गया, ग्लूकोज हो गया, स्टार्च हो गया, अल्कोहल हो गया, ये जल में घुल जाते हैं। जबकि ये दोनों ये सब के सब क्या है, अध्रुवीय पदार्थ है। इसका कारण है, इनमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है इन सब में, जैसे शर्करा में, इन सब के साथ, ये सारे के सारे याद रखते हैं आप, है ना। ताप का क्या प्रभाव होगा, सामान्यतः क्या माना गया था कि ताप का प्रभाव ये होता था कि ताप बढ़ने पर विलेयता बढ़ती है ना। लेकिन यहाँ पर 2 प्रकार की अभिक्रियाएं पड़ी थी, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, है ना। यदि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्मा निकल रही है, तो तब क्या होगा, ताप बढ़ाने पर विलेयता घटेगी, है ना। और यदि ऊष्मा शोषी है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी। ये हमने पढ़ा था, है ना। ये कुछ क्वेश्चन पार्ट पढ़े थे। उसके दाब का प्रभाव क्या था बेटा, इसमें दाब का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता था, क्योंकि ठोस क्या होता है, असंपीड्य होते हैं, तो कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता इसमें, है ना। इंग्लिश में भी बनेगा। उसके बाद गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं बेटा? गैस की प्रकृति, हाँ, विलायक की प्रकृति, हाँ, ताप का प्रभाव और दाब का प्रभाव। बिल्कुल, ये हो सकता है ना। एक तो गैस की प्रकृति होगी, विलायक की प्रकृति हो गई, और दूसरा हमारे पास ताप का प्रभाव। यहाँ पर यदि सिंपल थोड़ा याद करें हम, तो क्या था, जैसे मानो विलायक की प्रकृति क्या थी, विलायक के 3 प्रकृति, जैसे ये गैस की प्रकृति, यदि गैस ने क्या किया, जैसे माना हमारे पास अमोनिया है, HCl है, HBr है, यदि ये क्रियाएं जल से क्रिया करेंगे, देखो ये, सॉरी, ये जो हमारे पास क्या है, गैसें हैं, ये जल से क्रिया करती हैं तो घुलनशीलता अधिक होगी, उनकी विलेयता अधिक होगी। यदि उन्होंने क्या किया, विलायक से अभिक्रिया की, तो क्या होंगे, अधिक घुलनशील होंगे, है ना। जो गैसें क्या होती हैं, विलायक से क्रिया करके योगिक बनाते हैं, उनकी, या विलायक से आयनीकृत होती हैं, वो क्या होती हैं, विलायक में अधिक घुलनशील होती है, तो उनकी विलेयता अधिक होगी यदि क्रिया करते हैं। दूसरा क्या मान लिया, और जो क्रिया नहीं करेंगे, है ना, जो गैसें विलायक से क्रिया नहीं करेंगे, वो कम घुलनशील होती हैं, यानी कि उनकी विलेयता कम होगी, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना। और जिन गैसों का अवशोषण गुणांक अधिक होता है, वो अधिक विलेय होती हैं, ठीक है ना। इसमें से कुछ और थी, जैसे माना हीलियम है, हीलियम का अवशोषण गुणांक था इतना, यानी कि 0 डिग्री पर 1 वायुमंडलीय दाब पर, तो हीलियम क्या होगा, जल में क्या होगा,
संतृप्त विलयन बना पाएगी, कितना 1 ml में, है ना। यहाँ पर हमने हीलियम को कहा था कि इसकी विलेयता, जैसे इनकी विलेयता तो कम होती है, लेकिन ये इनके ताप, अधिक ताप पर देखो, ये अधिक ताप पर अधिक घुल जाती है। अमोनिया देखो, अमोनिया, इसका अवशोषण गुणांक कितना है, ठीक है ना, वायुमंडलीय दाब पर ये अधिक संतृप्त होंगे। तो ये क्रियाएं जो करेंगी वो क्या होंगी, ज्यादा घुलनशील होंगी, जो क्रियाएं नहीं करेंगे वो क्या होंगे, कम घुलनशील होंगे। उसके बाद है बेटा विलायक की प्रकृति, ठीक है। कैसे, जैसे कह रहा है कि ध्रुवीय गैसें जो है ध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील होंगी, है ना, अध्रुवीय विलायकों में कम घुलनशील होंगी। जैसे HCl है, NH3 है, ये गैसें क्या होती हैं, ध्रुवीय गैसें हैं, और ये H2O में क्या होंगे, अधिक घुलनशील होंगे, ठीक है। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल भी था, जो आयनीकृत होती है, माना कोई गैसें आयन बना देती है ना विलायक में, तो वो भी ज्यादा घुलनशील हो सकती है ना। ताप का क्या प्रभाव होगा, ताप का क्या प्रभाव होगा, यहाँ पर सामान्यतः क्या माना जाता है बेटा, कि जो ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है गैसों में, जबकि द्रवों ठोसों में क्या हो रही थी, विलेयता बढ़ रही थी। यहाँ क्या हो रहा है, ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या होगी, घटेगी, है ना। अधिकांश गैसें क्या होंगी, उनके विलयन को उबालने पर पूर्णतः क्या हो जाती है, लगभग पूर्णतः मुक्त हो जाती है, यानी कि वो क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन, माना कोई गैस घुली हुई है, वो क्या हो जाएंगे, उससे निकल जाएंगे, यानी कि उनकी विलेयता घटनी है। लेकिन कुछ गैसें हैं बेटा, ये ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर हीलियम है ना, हीलियम गैस है, कुछ गैसें, इसमें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो रखा है, लेकिन हीलियम है ना, जिन्हें घुलने पर क्या होगा, अवशोषण गुणांक ज्यादा होता है। तो हीलियम गैस ऐसी गैस है कि जिसमें क्या होगा, यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो इनकी विलेयता बढ़ेगी। और दूसरी गैस कौन सी थी बेटा, एक गैस और थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा उसका, कौन सी गैस थी जो ज्यादा घुल जाती थी, ज्यादा मात्रा में घुलती थी, दो गैसें बताई थी ना, कि दो गैसें ऐसी हैं, एक हीलियम है और दूसरी कौन सी गैस थी जो अधिक मात्रा में, हाइड्रोजन। हाँ, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन थी, हाइड्रोजन ही है वो भी, हाइड्रोजन और हीलियम थी, ये कंफ्यूजन क्यों हो रहा, यस सर, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम थी, चलो ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें दो गैसें थी जो अधिक मात्रा में क्या होगी, यदि ताप बढ़ाने पर अधिक मात्रा में घुल जाती है ना। देखो बेटा उसके बाद है, देखो ये कहता है विलायक अन्य पदार्थों की उपस्थिति, इससे भी क्या होगा, विलेयता घट जाती है ना, इस द्रव की गैसों की विलेयता घट जाती है। दाब का क्या प्रभाव था बेटा, दाब का प्रभाव के लिए हमने पूरा का पूरा कौन से नियम बताया था, दाब के प्रभाव के लिए हमने हेनरी का नियम बताया था पूरा, है ना। हेनरी ने क्या कहा था, हेनरी ने इसका, देखो निश्चित ताप, देखो निश्चित ताप पर क्या होगा, दाब बढ़ाने से गैसों की विलीयता बढ़ती है, जितना दाब बढ़ाएंगे उतने ज्यादा क्या होगा, गैसों की विलीयता बढ़ती है ना। और इसके लिए फिर क्या हुआ, हेनरी का नियम है। हेनरी के नियम हमने दो पार्ट में पढ़े, है ना। हेनरी का नियम क्या था बेटा, देखो अब यहाँ पर हमने छोटे से क्वेश्चन इसको बनाया कि हेनरी का नियम क्या है। तो हेनरी, इस नियम के अनुसार क्या हुआ, स्थिर ताप पर देखो किसी गैस की विलीयता गैस के दाब के समानुपाती होगी। स्थिर ताप पर क्या होगा, किसी गैस की जो विलेयता होगी वो गैस के दाब के समानुपाती होगा, यानी कि M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। M क्या है, खुली हुई गैस है की मात्रा है ना, और P क्या है, इसमें साम्यावस्था पर गैस का दाब, जितना दाब बढ़ाओगे उतना क्या होगा, ये बढ़ेगा। और देखो K यहाँ पर क्या है, समानुपाती स्थिरांक होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर उन्होंने एक चीज और की, कि यदि विलेयता को विलयन के गैस के मोल अंश के रूप में व्यक्त किया जाए, तो हेनरी के अनुसार क्या होगा, किसी गैस का वाष्प दाब, वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है, यानी कि हमारे पास क्या होगा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X गैस होगा, है ना। और X गैस का मतलब यहाँ पर क्या होगा, यदि हम P को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, KH इंटू गैस हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो ये इस टाइप से हो सकता है। तो यहाँ पर अब मोल अंश के रूप में के एच इंटू एक्स, एक्स हो गया, के एच तो ये हो गया, और एक्स गैस होगा, एक्स क्या है, मोल अंश है ना। इसकी सीमाएं क्या थी, हेनरी के नियम की सीमाएं क्या थी, कुछ याद है आप लोगों को, हेनरी के नियम की,
सर इसका उपयोग कम दाब पर वास्तविक गैसों के लिए किया जाता है। बिल्कुल। पहला यदि देखेंगे तो यह नियम केवल आदर्श गैसों के लिए मान्य है। पहला पॉइंट ये रखना है बेटा याद, है ना? तुमने सही बताया। लेकिन पहला पॉइंट ये रखेंगे यार, यह नियम केवल आदर्श गैसों के लिए मान्य है। लेकिन इसका उपयोग हम क्या करते हैं? देखो, इसका उपयोग कम दाब पर, कम दाब पर इसका उपयोग क्या कर सकते हैं? कम दाब पर। वैसे तो आदर्श गैसों के लिए मान्य है, लेकिन इसका उपयोग कम दाब पर वास्तविक गैसों के लिए भी किया जा सकता है। और क्यों ऐसा होता है? ये कह रहा है क्योंकि कम दाब पर वास्तविक गैसें आदर्श गैसों की भांति व्यवहार करती है। मेन ये आदर्श गैसों के लिए मान्य है ना? ये आदर्श गैसों के लिए मान्य है, लेकिन यदि दाब कम हुआ तो वास्तविक गैसों के लिए भी किया जा सकता है, क्योंकि कम दाब पर वास्तविक गैसें आदर्श गैसों की भांति व्यवहार करती है। ठीक है ना? पहला ये था। दूसरा क्या था बेटा? इसकी जो सीमा थी। यह नियम केवल उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती। बिल्कुल, वेरी गुड, है ना? माने केवल ये नियम किस पर लागू होता है? ये नियम केवल उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती हैं। जो विलायक से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करेंगे, उनके लिए लागू होगा, है ना? और जो गैसें क्या होंगे? विलयन विलयन में रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करती हैं, उन गैसों पर यह नियम लागू नहीं किया जा सकता है ना? जैसे अमोनिया। अमोनिया होता है बेटा NH3, और प्लस इसने H2O से रिएक्शन की, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। इसके लिए लागू नहीं होगा। ठीक है ना? इस गैस के लिए लागू नहीं, है ना? यह नियम उनके लिए, उन गैसों के लिए भी लागू नहीं होता जो जल में या द्रव में घुल करके आयनों में विघटित हो जाती हैं। उनके लिए भी लागू नहीं होगा। जैसे HCl है, ये H प्लस आयन बना देता है और Cl माइनस आयन बना, दो प्रकार के आयन बना, इनके लिए भी लागू नहीं होगा। तो तीन चीजें, ये केवल आदर्श गैस के लिए होगा, और जो विलायक से अभिक्रिया करती है उनके लिए लागू नहीं होता है, और साथ में आयनीकृत होता है उनके लिए लागू नहीं। हेनरी के अनुप्रयोग क्या है बेटा? जो इसका अनुप्रयोग है, क्या अनुप्रयोग हो सकता है? हेनरी के नियम का अनुप्रयोग क्या है? जो हेनरी का नियम है, उसका क्या अनुप्रयोग था? हेनरी के नियम का अनुप्रयोग तो बता सकता है? ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, सबसे ज्यादा सोडा। अनुप्रयोग। हाँ बिल्कुल, सोडा वाटर के लिए, है ना? इसका हम सोडा वाटर के में कार्बन डाइऑक्साइड को घोलने के लिए। जो शीतल पेय होते हैं, कोल्ड ड्रिंक होते हैं बेटा, उनमें सोडा वाटर, एक जैसे शीतल पेय हो गया, सोडा वाटर हो गए, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता को बढ़ाने के लिए। दूसरा एक मैंने बताया था, जो गोताखोर क्या होते हैं, समुद्र में चले जाते हैं, वहां पर क्या होता है, गहराई में जाते हैं, और गहराई में जाने पर एक बैंड वाली स्थिति आती है उनमें, है ना? ये बैंड वाली स्थिति, उससे बचने के लिए जो है इसका प्रयोग किया है ना? इसलिए उसको क्या किया था, हीलियम गैस को उसमें ऐड किया गया था। ठीक है ना? और तीसरा था इसमें एनॉक्सिया। एनॉक्सिया जो रोग होता है, ये भी इनका अनुप्रयोग। ठीक है ना? इन तीन चीजों को याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, हेनरी का नियम। अब था वाष्पशील। देखो, हम इसी पर बात कर रहे थे, वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउट का नियम। जो वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउट का नियम। ठीक है? तो जैसे वाष्पशील विलय है, वाष्पशील विलय का मतलब जो वाष्पित होते हैं, उनके लिए राउट का नियम क्या है? ठीक है ना? तो ये कहता है निश्चित ताप पर विलयन में, देखो, निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस विलयन, उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है ना? इस प्रकार से एक कंडीशन और है बेटा। यहाँ पर मैं एक चीज और बता दे रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ क्या करना है आप लोगों ने, क्योंकि चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया, तो मैं आप लोगों को एक ब्लॉग स्पॉट का एड्रेस दूंगा, है ना? और उसका लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ठीक है ना? ये अभी शेयर कर दूंगा। उसमें मैंने क्या कर रखा है कि जैसे खुल रहा है ना, ब्लॉग स्पॉट खुल रहा है, इस ब्लॉग स्पॉट में देखो, इसमें हमारे पास क्या है, ये हमने केमिस्ट्री के लिए बनाया हुआ है ना? इसमें नोट्स मिल जाएंगे, सारी चीजें मिल जाएंगी। अब देखो, जैसे यहाँ पर हेलो एलिगेंस ये क्वेश्चन है ना? यहाँ पर आ रहा है क्विज टाइप का। आपको क्या करना होगा, जैसे क्विज है, ये विलियन वाला चैप्टर है ना? ये विलियन वाला है, तो इस विलियन वाले में हम क्या करते हैं कि जैसे पहला पॉइंट लिखा हुआ 1.1 क्विज, विलियन का अलग दे रखा, पी ब्लॉक आगे ये बड़े बड़े क्वेश्चन फिर आगे चलते रहेंगे, है ना?
तो अभी तो हम केवल बिलियन वाला चैप्टर हमने कंप्लीट किया, तो उसके हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है? और उन क्वेश्चनों का आंसर भी देख सकते हैं कि आप लोगों ने क्या किया, है ना? जैसे सपोज दैट मैं बिलियन का 1.1 क्विज को क्लिक करता हूँ, तो जैसे इस पे क्लिक करूंगा, दिखाई दे रहा है ना कुछ? तो इस प्रकार से खुलेगा, है ना? यहाँ पर 2-3 चीजें हमने कहा, मोबाइल नंबर जरूरी है सबमिट करना, और ये चीजें त्रुटियां, है ना? क्योंकि वो नहीं तो बच्चे वैसे आ जाते हैं। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर अपना नाम लिखोगे और क्लास को ड्रैग करोगे। ये देखो क्लास कौन सी है? यहाँ आ जाएगा 11-12, है ना? तो 11 वाले पहले जुड़ते थे। यहाँ पर नेम आ जाएगा स्कूल का, नाम सिंपल लिखना है आप लोग, और क्वेश्चन पे टिक करते जाना है। जैसे बिलियन बिलियन किसे कहते हैं, वो दिए रखा है ना? ये अलग अलग क्वेश्चन है बेटे, ये रिपीट इसलिए है कि ताकि आप भूलो नहीं। कोई भी क्वेश्चन जो आपने पढ़ लिया है उनको रिपीट करते रहें, तो ये सारे आ जाएंगे। और लास्ट में यहाँ पर आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक करें। तो जैसे आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, एक क्वेश्चन बने हुए हैं बेटा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। कोशिश की गई कि मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें आ जाए, है ना? हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर। पारा किस प्रकार का मिश्रण है ना, ये सारे क्वेश्चन। और यहाँ सबमिट कर दो। यहाँ मोबाइल नंबर कंपलसरी है, ध्यान नहीं रखना। इस पे रेड कलर का है ना, जब तक मोबाइल नंबर नहीं डालोगे तब तक नहीं आएगा, है ना? और सबमिट कर देना। कभी कभी क्या तो बच्चे मोबाइल नंबर नहीं डालते, तो सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको व्यू दिखाई देगा, उसमें जो व्यू पे क्लिक करना, आपके नंबर क्या आए और आपने कौन सा क्वेश्चन सही किया और कौन सा क्वेश्चन गलत किया, वो भी आ जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे आपके पास क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना? वो होगा बेटा आपका रिवीजन का, कि आप लोगों को मैक्सिमम रिवीजन करना, ठीक है? तो जब आप लोग फालतू हो, माने आपको लगता है कि मुझे अभी कुछ काम नहीं करना है और बोर हो रहे हो पढ़ करके, तो ये आप लोग ये जैसे 1.1, 1.2, 1.3.2, 1.6, ये क्या है, टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चन बनाए हुए हैं। जो आपकी एनसीईआरटी बुक है कि 1.1 का जो टॉपिक है उसके क्वेश्चन है, 1.2 का जो टॉपिक है वो उसके क्वेश्चन है, 1.3.2 के क्वेश्चन है, और 1.6.5 के क्वेश्चन है। और भी बन जाएंगे यहाँ पर, अभी धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे क्वेश्चन। जैसे 4 वाले हैं, चौथा चैप्टर के, पांचवें चैप्टर के, ये रिएक्शन वाला, ये रिएक्शन का क्वेश्चन है, जिसको अभी शुरू किया जा रहा है ना? कि मतलब बाउवोल्ट रिएक्शन कौन सी होगी। तो यहाँ पर अलग अलग 4 ऑप्शन आएंगे ऐसे, ठीक है ना? ये 4 ऑप्शन, तो उन 4 ऑप्शनों पे टिक करने कि कौन सी रिएक्शन होगी। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम बनाएंगे इसको पूरा, ठीक है? इसको आप लोग सॉल्व करना शुरू कर दो, ताकि आपने जो पढ़ा हुआ है वो भूलेंगे नहीं। अब क्या करना बेटा, जैसे